हेलो दोस्तों, सेंटर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना सीटेट पेपर 1 लैंग्वेज इंग्लिश। और यहाँ पर हम लैंग्वेज 2 इंग्लिश की बात कर रहे हैं। ये पेपर 20 दिसंबर 2021 को ऑनलाइन हुआ था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस क्वेश्चन पेपर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले एक ये पैसेज गिवन है, तो मैं पैसेज पढ़ूंगा नहीं क्योंकि पैसेज थोड़ा सा लेंदी है। उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता। उसमें आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका पैसेज का, या PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से। तो वहाँ पर आपका ईजी रहेगा, आप उसको पढ़ें और फिर क्वेश्चन को अपने आंसर को खुद मार्क करें, फिर वीडियो के आंसर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 121 से। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें पैसेज के अकॉर्डिंग ये बताना है। द पैसेज इज अबाउट अ मैन। पहला स्टेटमेंट है हु ब्लेज अ ट्रेल इन एनी फील्ड, हु गेन रिकॉग्निशन इन हिज लाइफ टाइम, हु फेसिस नो ऑर्डियल, या हु स्विम्स विद द करंट। दोस्तों यहाँ पर जो है सिर्फ पहली स्टेटमेंट जो है ए वाली वो ठीक है, बाकी सारी स्टेटमेंट यहाँ गलत है। बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। पैसेज के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। अब ऑप्शन में चलते हैं। पहला ऑप्शन है ए इज़ ट्रू बी इज़ फॉल्स, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बी इज़ ट्रू, तो बी तो गलत ही था, तो ये ऑप्शन तो सरासर गलत हो जाना है। बी एंड डी आर ट्रू, बी भी गलत था और डी भी गलत था, ए भी गलत हो जाना है। और लास्ट ऑप्शन जो चौथा ऑप्शन है उसमें कहा गया है कि बोथ ए एंड सी आर फॉल्स, जबकि ए क्या था, ए था ट्रू, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सिर्फ 1 ही बचेगा, यानी कि ए स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और बी स्टेटमेंट गलत है पैसेज के अकॉर्डिंगली। बाकी तीनों स्टेटमेंट जो पैसेज के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, वो तीनों स्टेटमेंट जो बी सी डी हैं वो तीनों ही गलत है। लेकिन ऑप्शन में ये तीनों एक साथ नहीं है, ए और बी एक साथ आए हुए हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही ठीक हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। अब आइए स्टार्ट, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 122 में द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज इज, कि पैसेज का जो मेन थीम जो होती है, सेंट्रल आइडिया जो होता है, वो किस चीज़ से पता चलता है। पहले स्टेटमेंट है द मैन ऑफ जीनियस आर thought very highly by their contemporaries, that their contemporaries are jealous of them, या that they have to struggle a lot, या that they die a happy that। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है, और ये आपको पैसेज की फर्स्ट लाइन में आपको मिल जाएगा। जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप पैसेज में साफ साफ क्लियर देख पाएंगे कि पैसेज की फर्स्ट लाइन से ही आप इसका आइडिया लगा सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अब दोस्तों यहाँ पर नॉट पूछा गया है कि गलत कौन सी नहीं है, तो देखते हैं। पायनियर्स इन एनी फील्ड आर डिफीटेड बाय देयर सोसाइटी, दे आर लुक एट विद डिसफेवर, दे आर पेट्रोनाइज बाय द स्टेट, या दे हैव टू कॉप विद हॉस्टिलिटी ऑफ देयर टाइम। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है, जो गलत है, मतलब 3 स्टेटमेंट तो ठीक है, जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है वो गलत है, और गलत ही पूछी गई थी, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाना है। बाकी 3 जो स्टेटमेंट है पैसेज के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल ठीक है। पहली, दूसरी और चौथी स्टेटमेंट पैसेज के अकॉर्डिंगली बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124 में। गैलीलियोस टेल वाज सिमिलर टू दैट ऑफ कोपरनिकस, वर्स देन दैट ऑफ कोपरनिकस, या बेटर देन दैट ऑफ कोपरनिकस, या बेटर देन दैट ऑफ सोक्रेट्स। तो दोस्तों ये पैसेज की 8वीं लाइन में आप पढ़ोगे, जब पैसेज की 8th लाइन आप पढ़ोगे, 8th लाइन, वहाँ पर आप वहाँ क्लियर मेंशन है कि वर्स देन दैट ऑफ कोपरनिकस, तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 ठीक हो जाएगा।
125 द वर्ड एपैथी यूज इन पैसेज मीन्स। तो एपैथी का क्या मतलब होता है, यानी कि आपसे यहाँ पर सिनोनिम्स पूछा है या आपका एक तरीके से मीनिंग पूछा है। दोस्तों, वायलेंस, इग्नोरेंस, क्रिटिसिज्म या इंडिफरेंस। अब एपैथी का मतलब होता है इंडिफरेंस। अब एपैथी मीन्स होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट या एंथुसिज्म या कंसर्न। अब 126 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड हॉस्टिलिटी एज यूज इन द पैसेज। यानी कि हॉस्टिलिटी जो वर्ड है उसका आपको अपोजिट वर्ड फाइंड करना है यहाँ पर। पहला है इंकरेजमेंट, एग्रीमेंट, कोऑपरेशन या फ्रेंडलीनेस। तो इसका जो सही ऑप्शन है, हॉस्टिलिटी का जो अपोजिट वर्ड है वो आपका फ्रेंडलीनेस हो जाएगा। अब सबसे पहले जो हम ये देखते हैं कि हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है हॉस्टाइल बिहेवियर, यानी कि अनफ्रेंडलीनेस और अपोजिशन। तो आई होप आप दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127 में, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर में, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन एरर। किस पोर्शन में एक गलती है, मतलब एरर है। आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम दैट वाई ही इज सो नेग्लिजेंट इन हिज स्टडीज़। अब दोस्तों यहाँ पर जो है क्या चीज़ गलत है, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ऑप्शन बता दूँ। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, यानी कि सी स्टेटमेंट में यहाँ गलती है इस जगह। अब क्या गलती है मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पर जो इज़ आया है, ये वाला इज़ जो आया है, ये नहीं आना चाहिए था। इसकी जगह वॉज आना चाहिए था, यहाँ वॉज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिकॉज सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में पास्ट टेंस या आप कह सकते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस यूज़ हुआ है, तो उसके बाद वॉज ही आना चाहिए था यहाँ पर। जो से ये इसका आपके लिए रीज़न हो जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है ये आपका सिंपल पास्ट टेंस में, तो इसलिए ये क्या होना चाहिए था, ये भी पास्ट टेंस में होना चाहिए था। और क्या होना चाहिए था, वॉज होना चाहिए था, क्योंकि आई की बात की गई है। अब 128 में चलते हैं। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। गैलीलियो हैड टू गो थ्रू मैनी ऑर्डरियल्स। एडजेक्टिव है मैनी, वर्ब है, प्रोनाउन है या कंजक्शन है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैनी है वो एडजेक्टिव का काम करेगा। ऑप्शन नंबर इसका 1 ठीक हो जाएगा। तो मैनी जो है एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जा रहा है, जो प्लूरल नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पर प्लूरल नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है मैनी। तो ये थे टोटल 8 क्वेश्चन जो पैसेज 1 से पूछे आते हैं। अब हम 7 क्वेश्चन जो पैसेज 2 से पूछे आते हैं उनकी तरफ चलते हैं। ये पैसेज नंबर 2 है और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हैं और इसका क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आप चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप हम सीधे क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब 129 क्वेश्चन में चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द कंडीशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ इन इंडियन विलेज डज नॉट लीव एनीथिंग टू बी डिजायर्ड, या टाइमली health care is within easy access of Indian towns. The state of health care in Indian village is pitifully bad. Less than 700 million people in Indian village have the advantage of adequate medical facilities. दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी कि सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, लेकिन डी यहाँ पर गलत है पैसेज के अकॉर्डिंगली। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 130 में। द पैसेज टॉक अबाउट इन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोग्राम इन सेमी अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया, द अर्जेंट नीड ऑफ प्रॉप अप मेडिकल फैसिलिटीज इन सब
urban areas of Indian, the improvement of rural health problem in India, the inefficiency of Indian doctor to provide quality health facilities. तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सेकंड है कि पैसेज जो बात करता है वो अर्जेंट नीड की बात करता है सब अर्बन एरिया में मेडिकल फैसिलिटीज़ को इंक्रीज करने के लिए. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 132. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज. अच्छा 131 क्वेश्चन हमारा लेफ्ट हो गया, तो 131 पे चलते हैं पहले. द पैसेज मेक्स द पॉइंट दैट मेडिकल फैसिलिटीज़ आर नाउ available to a large number of rural citizens. A large number of women die while giving birth to children. More than 60% of rural population has access to basic health facilities. और लास्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी मेडिकल फंक्शनरीज इज नो लॉन्गर अ प्रॉब्लम. दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 है. ऑप्शन नंबर 2, लार्ज नंबर ऑफ वुमेन डाई वाइल गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड. ये आप पैसेज की जब सेकंड पैराग्राफ पढ़ोगे पैसेज का, उसमें सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ है. अब मैंने आपको इतना हिंट दे दिया है इस चीज़ के लिए. 132 में चलते हैं हम. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज. यहाँ पर नॉट पूछा गया कि पैसेज के अकॉर्डिंग क्या सही नहीं है. ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर हेल्थ केयर पीपल इन इंडिया टू टर्न लोकल प्राइवेट सेक्टर health sector. Here the scenario in public health care hardly require new practices and procedures. Yeah, government policies and government prove unproductive on to gaps in implementation. या आखिरी ऑप्शन है in India most of the primary health care center are poorly equipped. दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सेकंड है. मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है और गलत स्टेटमेंट पूछी गई थी, इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा. बाकी स्टेटमेंट ठीक है पैसेज के अकॉर्डिंगली. अब 133 में चलते हैं. द वर्ड फर्स्ट यूज्ड इन द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ द पैसेज मीन्स फैसिलिटेट्स, एक्सपेडिटेट्स, एक्सपीडाइट्स या ऑब्स्ट्रक्ट या रिग्रेस. दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ऑब्स्ट्रक्ट यानी कि रुकावट. अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है प्रिवेंट फ्रॉम एकम्प्लिश समथिंग या समवन फ्रॉम एकम्प्लिश समथिंग. रुकाना किसी चीज़ को किसी चीज़ से. 134 में Which of the following is the antonyms of the word lack used in para first of the passage. अब lack का antonyms पूछा है इन्होंने, तो want, destitution, deficiency या plenty. तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा. lack का मतलब होता है कमी और plenty का मतलब होता है more than enough. plenty का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है more than enough. more than enough. destitution का क्या मतलब होता है? destitution का मतलब होता है poverty to extreme that one lack the means to provide for oneself. और deficiency का मतलब क्या होता है? lack और shortage. deficiency का मतलब तो आप जानती हैं कि कमी या shortage हो है ना, और destitution का मतलब क्या होता है? poverty to extreme that one lack the means to provide for oneself. अब 135 में चलते हैं. Which of the part of the following sentence contain an error. यानी कि कौन से पार्ट में एरर है? I shall not be able to reach your place unless you do not give me an hour. दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन है मैं सबसे पहले आपको ऑप्शन बता देता हूँ. ऑप्शन नंबर 3 है यानी कि सी स्टेटमेंट में गलती है. अब क्या गलती है? अनलेस में ही नॉट छुपा हुआ होता है, आपको इतना तो पता होगा, इसलिए यहाँ पर जो डू नॉट है डू नॉट नहीं आएगा यहाँ पर.
अनलेस के अंदर ही नॉट छुपा हुआ होता है, इसलिए डू नॉट नहीं आएगा। अनलेस का मतलब क्या होता है? अनलेस का मतलब होता है एक्सेप्ट या इफ नॉट, एक्सेप्ट या इफ नॉट। अब करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई शैल नॉट बी एबल टू रीच योर प्लेस अनलेस यू गिव मी एन आवर। तो यहाँ पर डो नॉट वाला जो पार्ट है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम पैडागोजी की वो 15 क्वेश्चंस पे जो आपसे पूछे गए हैं। ये पेपर 1 जो हम सॉल्व कर रहे हैं 20 दिसंबर वाला। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट करेक्शन टेक्निक। बेस्ट करेक्शन टेक्निक आपसे पूछी गई है। आप किस ऑप्शन दिए हुए हैं? द लर्नर शुड बी करेक्टेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, यानी कि लर्नर को तभी जब गलती करे तभी समझाना चाहिए। नहीं, ये गलत है। जबकि उसको कंप्लीट बोले देना चाहिए, जब भी कोई बात हो उसको कंप्लीट कर देना चाहिए, ताकि वो कभी भी अपनी बात करने से हिचकिचाए नहीं। अगर हम लर्नर को तभी के तभी रुका लेंगे तो फिर वो अपनी बात करने से हिचकिचाएगा और फिर उसको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी। तो ये जो हमें मिलता है ऑप्शन नंबर, ये बात हमें ऑप्शन नंबर। अब करेक्शन वर्क शुड बी डन एज अ होल क्लास एक्टिविटी सो दैट नो लर्नर विल रिपीट द एरर। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लर्नर एरर नीड टू बी करेक्टेड एट ऑल, मतलब उनको गलती को नहीं सुधारना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत है, बल्कि सुधारना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है, टीचर डू द एरर एनालिसिस एंड फाइंड पैटर्न एंड देन री टीच एंड क्लियरफाई द एरियाज ऑफ द लर्नर। बिल्कुल ठीक है, यानी कि जो टीचर है वो एनालिसिस करे और जो बच्चा गलती कर रहा है उस पैटर्न को पकड़े, यानी कि गैप को फाइंड करे और फिर क्या करे, उनको उस गैप को भरने की कोशिश करे, यानी कि उनको दोबारा से वो एरियाज जहाँ में वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वहाँ पर पढ़ाए। तो आई होप आपको दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। अब 137 में चलते हैं। ऑडियो लिंग्विज्म रिलाई हैविली ऑन, यानी कि किसके ऊपर बेस्ड होता है? ब्रिंगिंग द लैंग्वेज टू रियल कंटेक्स्ट, ड्रिल एंड प्रैक्टिस टू फॉर्म हैबिट, यूज टारगेट लैंग्वेज एंड बैनिश मदर टंग, ट्रांसलेशन फ्रॉम टारगेट लैंग्वेज। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि ड्रिल एंड प्रैक्टिस टू फॉर्म हैबिट। ऑडियो लिंग्विज्म में क्या करते हैं हम कि जो प्रैक्टिस की ज़्यादा से ज़्यादा दोहराना और अभ्यास की आदत डालते थे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 138 में। एज अ लैंग्वेज टीचर वी शुड ट्राई टू टर्न आवर स्टूडेंट इनटू सक्सेसफुल डिक्शनरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट वे टू प्रोमोट द यूज़ ऑफ डिक्शनरी। यानी कि डिक्शनरी का जो करेक्ट चीज़ नहीं है प्रमोट करने का, वो क्या नहीं है? फाइंडिंग द पार्ट ऑफ स्पीच, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। चूज़ द मीनिंग दैट इज़ रिलेवेंट इन कॉन्टेक्स्ट, जो कि ये भी ठीक है। हाउ द वर्ड इज स्पेल्ड, कैसे स्पेल्ड को, मतलब कैसे वर्ड को स्पेल्ड किया जाता है, ये भी ठीक है। रीचिंग द टीचर फॉर एवरी न्यू वर्ड, ये दोस्तों थोड़ा सा गलत हो जाएगा। जब हम बच्चे को सिखा देंगे डिक्शनरी का यूज़ या डिक्शनरी का यूज़ को सिखाएंगे तो हर एक वर्ड बच्चे को नहीं बताएंगे, या हर एक बच्चा भी होगा वो हर एक वर्ड के लिए टीचर के पास नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक हो जाएगा। 139 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑथेंटिक लिसनिंग, यानी कि ऑथेंटिक सोर्स बताना है या लिसनिंग बतानी है। रीडिंग अलाउड बिल्कुल ऑथेंटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसके बारे में हम कुछ क्लियर नहीं कह सकते हैं। स्टोरी टेलिंग ऑथेंटिक सोर्स नहीं होते हैं। रेडियो ब्रॉडकास्ट बिल्कुल, या सिंगिंग अ सॉन्ग में रियलिटी भी हो सकती है और इमेजिनेशन भी होती है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे रेडियो ब्रॉडकास्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी कि ऑथेंटिक सोर्स आपका रेडियो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। रेडियो जिसको हम प्रसारण कहते हैं। 140 में चलते हैं अब। एज अ टीचर ऑफ लैंग्वेज वी शुड हैव डैश नॉलेज ऑफ ग्रामर, इम्प्लिसिट एंड ओवर्ट एंड एक्सप्लिसिट, बोथ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट एवास्ट। तो दोस्तों हमें दोनों ही तरीके का होना चाहिए, यानी कि बहुत इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज रखनी चाहिए ग्रामर की। अब 141 में चलते हैं। द सक्सेस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट डिपेंड ऑन, यहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में पूछा गया है कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है।
टाइम एंड इंटरवल ऑफ टीचिंग लर्निंग, रूल ऑफ ग्रामर, डायग्नोस्टिक टीचिंग एंड मटेरियल, या आइडेंटिफाई द कोज ऑफ लर्निंग गैप। तो दोस्तों जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो टोटली डिपेंड करता है, यानी कि ज़्यादातर जो मोस्टली डिपेंड करता है गैप्स के ऊपर कि उनके बीच में क्या कोज हैं, मतलब जो बच्चे के लर्निंग में गैप्स आ रहे हैं या प्रॉब्लम आ रही है उनके पीछे क्या कारण है, क्या कोज है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो इसी चीज़ में हमारी मदद करता है, वो गैप्स को फाइंड करने में, आइडेंटिफाई करने में। अब बढ़ते हैं 142 में। इन द लैंग्वेज क्लासरूम ए चाइल्ड ऑफन फेस प्रॉब्लम इन लर्निंग हिज या हर फर्स्ट लैंग्वेज एट स्कूल। यानी कि एक बच्चा है जो अपनी जो पहली लैंग्वेज है जो वो बोलता है वो अपनी स्कूल में सीखने में उसको कठिनाई होती है, प्रॉब्लम होती है। अब क्यों होती है? ऐसी भाषा जो हम बोलते हैं और वो हम स्कूल में जाके सीखते हैं, तो इसलिए हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम जो घर में बोलते हैं या अपने सोसाइटी में जो बोलते हैं वो इनफॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं स्कूल में सीखने की तो वहाँ फॉर्मल तरीके से या फॉर्मल वे में सिखाई जाती है चीज़ें। तो फॉर्मली चीज़ हमें सीखने में थोड़ी कंपैरेटिव टू ज़्यादा कठिनाई होती है। तो ये जो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सेकंड में मिलेगी ये बात कि स्कूल लैंग्वेज इज़ मोर फॉर्मल दैन होम लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। अब 143 में चलते हैं। स्टोरी टेलिंग हेल्प स्टूडेंट टू सिट इन द डिसिप्लिन, कंसंट्रेट इन द क्लासरूम, एंजॉय द क्लास एम्बियंस, या डेवलप देयर इमेजिनेशन। अब स्टोरी टेलिंग से क्या होता है, बच्चे की जो इमेजिनेशन पावर है वो डेवलप हो जाती है। और क्या होता है, स्टोरी टेलिंग से बच्चों के जो वोकेबलरी होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो इनोवेटिव आइडियाज़ को क्रिएट करते हैं। साथ ही साथ वो अपने अनुभव को भी आसानी से लिखना चालू कर देते हैं जब वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होती है। तो अब बढ़ते हैं 143 में। 143 में ये कहा गया है, 143 तो हमने कर लिया। 144 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट वे टू असेस द राइटिंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट। यानी कि राइटिंग स्किल्स को पहचानने के लिए क्या बेस्ट टेक्निक है या क्या चीज़ बेहतर है यहाँ पर। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन चैप्टर ऑफ द टेक्स्ट बुक। तो ये तो इसमें बच्चा खुल के नहीं लिख पाएगा कोई भी चीज़, यानी कि राइटिंग स्किल्स को हम सही से नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो लिमिटेड वर्ड्स में या लिमिटेड चीज़ें ही लिख पाएगा। डिक्टेशन में भी जो चीज़ हम बोलेंगे वही चीज़ लिख पाएगा। राइटिंग देयर एक्सपीरियंस, तो दोस्तों ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि एक्सपीरियंस में वो अपने बात खुल के रखेगा और अपने वर्ड्स यूज़ करेगा, तो वहाँ पर हम उसकी राइटिंग स्किल्स को देख पाएंगे और जज कर पाएंगे कि वो किस टाइप की राइटिंग स्किल्स कर पा रहा है। अब 144 के बाद 145 में चलते हैं। बिगिनिंग बाय गिविंग द रूल फर्स्ट थ्रू एन आइसोलेटेड इलस्ट्रेशन एंड देन ड्रिल द रूल थ्रू प्रैक्टिस इज द। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हुआ है पेपर में। सबसे पहले मैं आपको इसका ऑप्शन बता दूं, ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, यानी कि मेरिट ऑफ डिडक्टिव अप्रोच। ये कहलाता है डिडक्टिव अप्रोच। लेकिन डिडक्टिव अप्रोच में होता क्या है, सबसे पहले हम बच्चे को रूल बताते हैं, यानी कि उसको एक रूल देते हैं और फिर प्रैक्टिस के ज़रिए कोई कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। अब यहाँ से आपको 3 चीज़ें बहुत ध्यान से नोट करनी है और पेपर के लिए याद भी करनी है। डिडक्टिव अप्रोच में पहला चीज़ है कि कोई भी चीज़ रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाती है, रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाती है, यानी कि पहले हम रूल बताएंगे उसके बाद एग्जाम्पल बताएंगे। ये डिडक्टिव अप्रोच में होता है। नंबर टू है कि अननोन से नोन की तरफ जाती है, अननोन से नोन की तरफ जाती है कोई भी चीज़, यानी कि जो चीज़ नहीं पता है, हमें रूल नहीं पता होते लेकिन एग्जाम्पल पता होते हैं, तो रूल क्या हुआ, अननोन हुआ, और एग्जाम्पल क्या हुआ, नोन हो गया। तो अननोन से नोन की तरफ जाती है। और लास्ट में ये है कि कॉम्प्लेक्स से, कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स है
नंबर 3 यानी कि टफ है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ जाती है। रूल समझना थोड़ा सा एग्जाम्पल के कंपैरिजन में टफ होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ जाती है कोई चीज़। ये है डिडक्टिव अप्रोच की। डिडक्टिव अप्रोच ये होता है कि रूल टू एग्जाम्पल जाएगी कोई चीज़, अननोन टू नोन, और कॉम्प्लेक्स टू सिंपल जाएगी। आई होप आपको दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इंडक्टिव। अच्छा, इसमें एक इंडक्टिव मेथड भी होता है। उसमें क्या होता है, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाती है चीज़, एग्जाम्पल से रूल की तरफ, यानी कि उल्टा है इसमें। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे हो जाएगा नोन टू अननोन और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इंडक्टिव में इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। द एक्टिविटीज शुड प्रेजेंट द ग्रामेटिकल आइटम इन क्लियर एंड इंटरेस्टिंग वे टू हेल्प लर्नर टू डू दैम एंड इंटरनाइज द स्ट्रक्चर, या हेल्प लर्नर टू मेमोराइज द स्ट्रक्चर, या हेल्प लर्नर टू फील फ्री टू इट एंड अवॉइड इट, या हेल्प लर्नर टू मॉनिटर देयर वर्क। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि हेल्प लर्नर टू डू दैम एंड इंटरनलाइज द स्ट्रक्चर। अब 146 के बाद 147 में चलते हैं। इन लिटरेचर देयर इज या आर ऑफ डैश ऑफ मीनिंग, ओनली 1 लेवल ऑफ मीनिंग, या 2 लेवल ऑफ मीनिंग, 3 लेवल ऑफ मीनिंग, या मल्टीपल लेवल ऑफ मीनिंग। तो दोस्तों लिटरेचर में जो है मल्टीपल लेवल ऑफ मीनिंग होते हैं, यानी कि अनेक स्तर होते हैं, काफ़ी सारे स्तर होते हैं। अब 148 में चलते हैं हम सीधा। फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज गेन्ड मोमेंटम विद द डैश ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, कम्युनिकेटिव अप्रोच, स्ट्रक्चर अप्रोच, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, या ट्रेडिशनल अप्रोच। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे कम्युनिकेटिव अप्रोच। पैसेज के हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A literary context that can use in language class for teaching and learning of dash language and function and new vocabulary, reformulation of rules, learning disabilities, या learning pronunciation। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है, लर्निंग फंक्शन एंड न्यू वोकेबलरीज। अब वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें ये बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्रामर टीचिंग। ग्रामर टीचिंग के लिए कौन सी बात सही है। टीचर themselves should improve their knowledge of grammar, या grammar is to be treated in isolation, या grammar is to be treated in that context, या grammar is to be built in by teacher in every sphere of life। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ग्रामर इज टू बी ट्रीटेड इन द कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ग्रामर जो होता है किसी भी लैंग्वेज के लिए उसका बैकबोन कहलाता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी कहलाता है। तो इसमें सही हो जाएगा व्याकरण को संदर्भ में समझाना चाहिए। तो ये थे हमारे टोटल 30 क्वेश्चन जो पेपर 2 में पूछे गए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी आप ज़रूर दबा दें। और अगर आप इस क्वेश्चन पेपर का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हमको हमारे इस क्वेश्चन पेपर का PDF आपको वहाँ से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलो। बहुत बहुत शुक्रिया।